हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों को कवर करा दूंगी। तो आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट जो हमारा फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ में हमारा हिंदू लॉ आता है और हिंदू लॉ के अंदर हमारा एक एक्ट आता है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, जो कि हर यूनिवर्सिटी में ये पूछा जाता है, ये एक्ट आता है। मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटेनेंस किसे दिया जाएगा, ठीक है, और कब नहीं दिया जाएगा, किस किस सिचुएशन पर दिया जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी चैप्टर है, राइट। तो हमारा जो हिंदू एडॉप्शन और जो मेंटेनेंस एक्ट है, इसके अंदर पहले बात की गई है एडॉप्शन के बारे में, फिर बात की गई है मेंटेनेंस के बारे में। तो सबसे पहले अभी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, मेंटेनेंस कराऊंगी। मेंटेनेंस के सेक्शन है 18 से लेके 30 तक, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बहुत इजी वे में समझाऊंगी, एक एक पॉइंट में समझाऊंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी और बहुत इजी है। और अगर आप लोगों का एलएलबी का एग्जाम है तो उसके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बस जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊं, आप लोग वैसे वैसे उसे लिख लेना, ठीक है। एक एक पॉइंट जो मैं कहूं बस आप उसे लिख लेना। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मेंटेनेंस के अंदर कितने सेक्शंस हैं, 18 से लेके 30 तक। लेकिन अब क्या आप अपने एग्जाम में क्या पूरे सारे सेक्शंस याद कर कर जाओगे? जी नहीं, जो सेक्शन मैं आपको बताऊंगी आपको वही याद करना है। और अगर आप लोगों को हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए फॉर अ फाइनल एग्जाम, तो उसका लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। और मेंटेनेंस एक बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेंटेनेंस का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंटेनेंस। आप मेंटेनेंस का मतलब समझते हैं? मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि मान के चलो कि कोई इंसान क्या नहीं कर पा रहा, अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा है, ठीक है। वो खुद से काम नहीं कर पा रहा, अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा, तो उसे क्या दिलाया जाता है? उसे मेंटेनेंस दिलाया जाता है। बात समझ गए क्या? अब मान के चलो कि एक लड़की है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अब वो कैसे खर्चा करेगी? अब वो यहाँ पर क्या लेगी? मेंटेनेंस लेगी। तो ये तो क्या हो गया? विडो, ठीक है। एक क्या हो गई है? विडो हो गई है, ठीक है, जिसके हस्बैंड की क्या हो गई है? डेथ हो गई है, और अब वो क्या मांग रही है? मेंटेनेंस मांग रही है। अब मान के चलो कि अभी उसका जो हस्बैंड है वो अभी जिंदा है, और वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, भाई उसने शादी की है, तो वो क्या करेगी? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम क्या क्लेम करेगी? मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस का मतलब समझ आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 18 से। जो सेक्शन नंबर 18 है वो हमारा बात करता है, भाई ध्यान से सुनते भी रहना और देखते भी रहना, कि सेक्शन नंबर 18 हमारा बात करता है मेंटेनेंस फॉर वाइफ। वाइफ के बारे में बात कर रहा है। तो वाइफ, भैया अब एक वाइफ है, मतलब कि उसने शादी की है लड़के से, तो मतलब उसका हस्बैंड अब क्या है? उसका हस्बैंड क्या है? बाउंड है क्या देने के लिए? उसे मेंटेनेंस देने के लिए फॉर अ लाइफ टाइम। फॉर अ लाइफ टाइम, हमेशा याद रखना कि जो हस्बैंड है पूरी जिंदगी के लिए क्या करेगा? उसे मेंटेन करेगा। एंड उसके बाद इसमें कहा गया है कि पहला पॉइंट तो यही है कि अगर हस्बैंड क्या है? बाउंड है, लाइफ टाइम लिख लो, यहां पर क्या है? लाइफ टाइम के लिए उसे मेंटेन करने के लिए लायबल है, बाउंड है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर वो सेपरेट हो गए, तो अगर हस्बैंड और वाइफ सेपरेट हो जाते हैं, देन क्या? फिर भी मेंटेनेंस लेगी वो, भाई। अगर वो सेपरेट हो गए, डाइवोर्स हो गया, नहीं हुआ, भाई उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अलग अलग रह रहे हैं तो भी वो क्या करेगी? मेंटेनेंस क्लेम करेगी। उसके बाद कहा गया है कि मेंटेनेंस तब भी मिलेगा। मेंटेनेंस किस किस सिचुएशन में मिलेगा? अगर हस्बैंड ने क्या कर दिया, अगर हस्बैंड क्या है? गिल्टी है, डिजर्शन कर गया वो, ठीक है। उसने क्या कर दिया? उसने लड़की के साथ क्या करी? क्रुएलिटी की, ठीक है। उसने क्या की? हार्मफुल इंजरी की लड़की को, ठीक है। उसके बाद क्या है? वो किसी अनदर वाइफ के साथ रह रहा है। अनदर वाइफ को क्या कहेंगे? कॉन्क्यूबाइन कहेंगे, ठीक है। लिख लेना कि उसने क्या किया? हार्मफुल इंजरी की अनदर वाइफ, कि वो किसी दूसरी, अब उसकी दूसरी बीवी है, उसके साथ रह रहा है। आपको पता है ना कि हिंदू लॉ के अंदर सेकंड मैरिज करना अलाउड नहीं है, तो वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ रह रहा है, जिसे कॉन्क्यूबाइन कहा जाता है। तो वहां पर भी वो क्या करेगा? उसे क्या देगा? मेंटेनेंस देगा, ठीक है। ऑब्वियसली वो क्या रह रही है? सेपरेट रह रही है। सेपरेट क्यों रह रही है? क्योंकि उसने डेजर्शन कर दिया, उसने क्रुएलिटी कर दी, उसने हार्मफुल इंजरी कर दी, अनदर वाइफ के साथ रह रहा है। उसने क्या कर लिया? उसने कन्वर्जन कर लिया अपने धर्म का, भाई।
कितना इजी है, उसने अपने धर्म का कन्वर्जन कर लिया तो ऑब्वियसली वो मेंटेनेंस क्लेम करेगी और वो सेपरेट भी रहेगी। और इसके बाद लिख देना एनी अदर, एनी अदर मतलब कोई दूसरा रीजन जो कि क्या हो, रीजनेबल हो, एनी अदर रीजन जो कि क्या हो, रीजनेबल हो, वहां पर भी वाइफ क्या कर सकती है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन अब वाइफ कहां मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, अगर लड़की क्या कर रही है, उस पर चीट कर रही है, और अगर लड़की ने क्या कर लिया है, कन्वर्जन कर लिया है अपने धर्म का, मतलब कि हिंदू से वो क्या हो गई है, मुस्लिम हो गई है, या सिख सॉरी पारसी हो गई है, ठीक है, तो वहां पर वो क्या नहीं कर सकती, वहां पर वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। तो यहां पर वो मेंटेनेंस मांग सकती है और यहां पर मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 18 सिर्फ इतनी ही बात करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 19, ठीक है। अभी सेक्शन नंबर 19 पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज को देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 19 से पहले एक मेंटेनेंस का ही आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो याद रखना कि यहां पर आपको लिखना है सेक्शन नंबर 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, ठीक है। लाइन लगाकर यहां पर आप क्या लिखोगे, सेक्शन नंबर 144 बीएनएसएस का, ठीक है। और यहां पर आप क्या लिखोगे, सेक्शन नंबर 24 और 25 हिंदू मैरिज एक्ट का, ठीक है। तो अब आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे भाई, क्योंकि मेंटेनेंस हर एक उसमें अलग अलग तरह से मिल रहा है मेंटेनेंस, तो यहां पर लिखो कि यहां पर मेंटेनेंस किसको मिलेगा, सिर्फ वाइफ को मिलेगा, ठीक है। यहां पर मेंटेनेंस किसको मिलेगा, इस वाले सेक्शन में मेंटेनेंस किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वाइफ को मिलेगा। लेकिन सेक्शन नंबर 24 और 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस किससे मिलेगा, बोथ को मिलेगा, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस को। उसके बाद पढ़ो, यहां पर मेंटेनेंस किसको मिलेगा, वाइफ को मिलेगा, लेकिन कैसी वाइफ को, जो कि लीगली वेडेड वाइफ है, मतलब उसकी लीगल मैरिज हुई है तो मेंटेनेंस मिलेगा, ठीक है। यहां पर देखो सेम पॉइंट है, ओनली लीगली वेडेड वाइफ। फिर आगे देखो, यहां पर वाइफ जो लीगली वेडेड वाइफ है उसे तो मिलेगा, लेकिन यहां पर उसे जो वॉइड मैरिज है वहां पर भी वो मेंटेनेंस क्लेम करेगी, ठीक है। अब अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे लीगली वेडेड वाइफ क्या करेगी, क्लेम करेगी, सेक्शन नंबर 18 में। यहाँ पर सेक्शन नंबर 144 में भी सिर्फ लीगली जो वाइफ है जिसकी बिल्कुल लीगल मैरिज हुई है वही क्लेम करेगी। यहाँ पर लीगल वाइफ तो करेगी, उसके साथ जो वॉइड मैरिज है ना, वॉइड मैरिज, वो वाली लड़की भी क्या कर सकती है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। यहाँ पर क्या है, ये अप्लाई होता है सिर्फ हिंदू पर, क्योंकि वे हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं। अभी सेक्शन 18 पढ़ा ना, तो किस पर अप्लाई हो रहा है, सिर्फ हिंदू पर, तो लिख लो सिर्फ हिंदू पर। लेकिन ये वाला सेक्शन बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी, ठीक है, और ये किस पर अप्लाई होता है, ये सेकुलर सेक्शन है, ठीक है। केस आपने इसमें काफी सारे केस है, सबसे बड़ा एग्जांपल है शाहबानो का केस, राइट, वो एक मुस्लिम वुमेन थी, तो वो वाला केस भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि सेक्शन नंबर जो 144 है वो एक सेकुलर सेक्शन है। सेकुलर मतलब वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, हर किसी धर्म पर क्या करता है, एप्लीकेबल होता है। और सेक्शन नंबर 24 एंड 25 भी किस पर अप्लाई करता है, सिर्फ हिंदू पर ही अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 19 किसके मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहा है, ये मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहा है डॉटर इन लॉ, ठीक है। डॉटर इन लॉ के मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहा है, जो कि क्या हो गई है, जो कि विडो हो गई है, ठीक है। कि यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर जो लड़की है वो क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। किससे क्लेम करेगी, लिख लो, फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम करेगी। किससे करेगी भाई, फादर इन लॉ से ही तो करेगी, और किससे करेगी, क्योंकि उसके हस्बैंड की तो डेथ हो गई है, वो विडो है। तो अब यहाँ पर वो क्या करेगी, मेंटेनेंस क्लेम करेगी। लेकिन कब मेंटेनेंस क्लेम करेगी, जब उसके पास क्या है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। उसके पास क्या है, उसके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है,
बात समझ गए क्या? उसके पास क्या है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है या सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहां पर वो क्या करेगी, मेंटेनेंस क्लेम करेगी। और वो अनेबल, मतलब वो अपने फादर इन लॉ से कब मेंटेनेंस क्लेम करेगी, कि जब वो क्या है, जब अनेबल है वो मेंटेनेंस लेने के लिए अपने हस्बैंड से, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई या कोई भी सिचुएशन हो गई उसके फादर और मदर से, ठीक है, कि वो जो लड़की है वो अनएबल है अपने हस्बैंड, फादर और मदर से मेंटेनेंस लेने के लिए, मतलब मान के चलो फादर और मदर के पास भी नहीं है कुछ, तो क्या करेंगे फिर, तो फिर वहां पे बात हो रही है कि यहाँ पर सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, ठीक है, उसका हस्बैंड नहीं है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसके फादर के पास प्रॉपर्टी नहीं है, मदर के पास नहीं है, फिर वो किससे मेंटेनेंस क्लेम करेगी, वो अपने फादर इन लॉ से, फादर इन लॉ मतलब ससुर से क्या करेगी, मेंटेनेंस क्लेम करेगी। लेकिन वो कब लाइबल नहीं है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, अगर उसने क्या कर ली, लिख लो, अगर उसने क्या कर ली, रीमैरी कर ली, दोबारा से उसने क्या कर ली, शादी कर ली, या फिर उसने अपना शेयर ले लिया, ठीक है, तो इस सिचुएशन में वो मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए लायबल नहीं है। अगर उसने क्या कर लिया, अगर उसने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, तो वो फादर इन लॉ से मेंटेनेंस नहीं ले सकती। और अगर उसने क्या कर लिया, उसने अपना शेयर ले लिया, उसने अपना हिस्सा ले लिया प्रॉपर्टी में, तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 20 हमारा बात करता है कि यहाँ पर अब मेंटेनेंस किसके बारे में बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन और एज्ड पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो भी अपने पेरेंट्स से क्या करेंगे, मेंटेनेंस लेंगे, और जो एज्ड पेरेंट्स हैं वो भी क्या लेंगे, मेंटेनेंस लेंगे। तो लिख लो कि कौन कौन बाउंड है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, कौन कौन बाउंड है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, लेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट चाइल्ड, जायज और नाजायज बच्चा, एज्ड पेरेंट्स, अनमैरिड डॉटर, इन्फर्म पेरेंट्स, इन्फर्म पेरेंट्स का मतलब है बीमार पेरेंट्स, ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो माइनर है वो लेजिटिमेट माइनर, सन और डॉटर, ठीक है, कोई भी क्या करेगा, मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, ठीक है, किससे क्लेम करेगा, अपने फादर मदर से बच्चे क्लेम करेंगे, और ये जो बूढ़े माँ बाप है ये अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम करेंगे। तो याद रखना कि जो ये बच्चे हैं वो मेंटेनेंस क्लेम करेंगे फादर और मदर से, जो बूढ़े माँ बाप है वो किससे करेंगे, अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंट्स के बारे में। तो डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कि जब कोई इंसान किसी पर डिपेंड रहता है, राइट। अब जैसे मान के चलो हम क्या है, हम लोग डिपेंड रहते हैं अपने घर वालों पे, ठीक है, हम मान के चलो कि जो बूढ़े माँ बाप हैं वो डिपेंड रहते हैं अपने बच्चों पर, कि वो हमारा खर्चा करेंगे, हमें खाना देंगे, ये सारी चीजें। तो अनमैरिड डॉटर जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, वो क्या है, वो अपने फादर पर डिपेंडेंट है, कि वो मेरा खर्चा उठाएंगे या मेरा मेंटेनेंस करेंगे, वो सारी चीज। जो डिपेंडेंट का मतलब, डिपेंडेंट में क्या क्या आएगा वो चीज मैं समझा चुकी, कि डिपेंडेंट का मतलब है जब कोई इंसान खुद से मेंटेन नहीं कर सकता और वो किसी पर डिपेंडेंट है, राइट, अब फॉर अ मेंटेनेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि पहला पहला है, जैसे मान के चलो फादर मदर विडो, विडो ऐसे विडो जिसने अभी क्या नहीं की, रीमैरिज नहीं की, तो वो क्या, ये क्या है, ये डिपेंडेंट, ठीक है, ये क्या है, डिपेंडेंट है। सेकंड पॉइंट लिखो, माइनर सन क्या है, डिपेंडेंट, माइनर ग्रैंड सन क्या है, डिपेंडेंट, माइनर ग्रेट ग्रैंड सन क्या है, डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट कैसे है, अगर इसके क्या हो गई है, प्री डिसीज्ड हो गए हैं इसके फादर या मदर। प्री डिसीज्ड का मतलब आप समझ से, डिसीज्ड का मतलब जिससे किसी की डेथ हो जाना, कि अगर माइनर सन, माइनर ग्रैंड सन
ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है, जैसे बेटा, फिर आगे उसका बेटा, फिर आगे उसका बेटा, तो वो ग्रेट ग्रैंडसन होगा। तो अगर उसके फादर और मदर की डेथ हो गई है तो ये बच्चा भी क्या है, डिपेंडेंट है। बात समझ गए क्या? फिर इसमें लिखो अनमैरिड डॉटर, अनमैरिड डॉटर। अब भाई ये अनमैरिड डॉटर का मतलब क्या है, ये हर जगह लिखा रहा है अनमैरिड डॉटर। तो भाई देखो, एक होता है कि 18 साल तक के बच्चा क्या करेगा, डिपेंडेंट है 18 साल। अब लड़की 22 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है। आपको पता है कि शादी होने के बाद जो मेंटेनेंस है वो कौन करता है, हस्बैंड करता है, राइट। तो शादी से पहले कौन करेगा, उसका फादर करेंगे, उसके फैमिली मेंबर्स करेंगे। तो इसलिए अनमैरिड डॉटर भी क्या है, हमारी डिपेंडेंट है। फिर है हमारी अनमैरिड डॉटर, ग्रैंड डॉटर सेम है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। वही ये सेम कंसेप्ट आ गया, प्री डिसीज्ड फादर और मदर अगर हो गए हैं तो वो भी क्या है, एक डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विडो, डॉटर इन लॉ, मतलब कि जो एक बहू है ना, वो भी क्या करेगी, वो भी एक डिपेंडेंट है और वो भी मेंटेनेंस क्लेम करेगी। फिर आ गया यहाँ पे ये वाले हम लोग बात कर रहे थे लेजिटिमेट बच्चों की। लेजिटिमेट का मतलब जायज बच्चे, इलेजिटिमेट का मतलब नाजायज बच्चे, ठीक है। तो इलेजिटिमेट बच्चे भी क्या है, डिपेंडेंट है, इलेजिटिमेट माइनर सन एंड अनमैरिड डॉटर, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन करो डिपेंडेंट कौन कौन है, तो लिख देना कि फादर है, मदर है, विडो, ऐसी विडो जिसने अभी तक शादी नहीं की है, माइनर सन, ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन जिसके फादर या मदर की डेथ हो गई है, अनमैरिड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर जिसके फादर और मदर क्या हो गए, प्री डिसीज्ड हो गए, विडो, डॉटर इन लॉ, एक बहू जिसने अभी दोबारा शादी नहीं की तो वो भी एक डिपेंडेंट है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। फिर इलेजिटिमेट सन एंड अनमैरिड डॉटर, इलेजिटिमेट डॉटर और अनमैरिड डॉटर सेम है, ठीक है। तो लेजिटिमेट का मतलब जायज और इलेजिटिमेट का मतलब नाजायज। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात करें सेक्शन नंबर 22 की, सेक्शन नंबर 23 की, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 22 हमारा बात करता है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, कि भैया यहाँ पर इस वाले सेक्शन में क्या बात हो रही है, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट के बारे में बात हो रही है। तो इतना छोटा सा ही सेक्शन है तो उसे मैं यहाँ पे नहीं प्रेफर करती पढ़ाना। तो आप क्या करना, अपने बेयर से एक बार ओपन करके बस उसको रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। आप पढ़ो सेक्शन नंबर 23 में कहा गया है कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस क्या रहेगा, मेंटेनेंस का अमाउंट क्या रहेगा। तो भाई क्या रहेगा, ऐसे कहीं मेंशन थोड़ी है कि सिर्फ आपको इतना ही मेंटेनेंस मिलेगा, आपको 10,000 रुपए ही मिलेंगे, आपको 5,000 रुपए ही मिलेंगे। तो इसका कोई वो नहीं है, अमाउंट यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, क्या लिखोगे, मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूं, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। याद रखोगे क्या, सारे बच्चे याद रखेंगे कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कितना रहेगा, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट रहेगा। यहां पर कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं गया कि सिर्फ इतना ही मेंटेनेंस मिलेगा, इससे ज्यादा मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की मर्जी, वो चाहे 10,000 रुपए आपको दिलवाए, चाहे 5,000 रुपए दिलवाए, चाहे 15,000 रुपए दिलवाए, वो कोर्ट का डिस्क्रिशन रहेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग मेंटेनेंस, मान के चलो मैं क्या हूं, मैं जज हूं और मैं आपको मेंटेनेंस दिला रही हूँ, आप मेरे पास आए कि सर मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, मेरे को महीने के 1,00,000 रुपए चाहिए अपना मेंटेनेंस। तो अब यहाँ पे मैं ऐसी तो हूं नहीं कि मैं बिना देखे समझे आपको मेंटेनेंस लगवा दूंगी, नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगी, सबसे पहली बात मैं आपका रिलेशन देखूंगी कि जो मेंटेनेंस मांग रहा है वो किससे किससे मांग रहा है। आप अपने हस्बैंड से मांग रहे हैं, अपने फादर इन लॉ से, या अपने पेरेंट्स से, या किसी से भी, जो भी आप मेंटेनेंस मांग रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लो कि यहाँ पर क्या देखा जाएगा, रिलेशन देखा जाएगा कि जो मांग रहा है और जो मेंटेनेंस दे रहा है। दूसरी चीज कि यहाँ पर देखा जाएगा, रिलेशन देखा जाएगा और इनके बीच में क्या डिस्प्यूट है, इनका पास्ट रिलेशन कैसा था वो भी देखा जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखा जाएगा कि अगर आप एक महीने का अगर आप 1,00,000 रुपए मेंटेनेंस मांग रहे हो तो क्या वो सही है, क्या सही है। पहला हमने देख लिया रिलेशंस और पास्ट के बारे में, राइट, कि उसका रिलेशन क्या है, उसका पास्ट रिलेशन क्या है। तो उसके बाद मान के चलो कि एक वाइफ क्या अपने हस्बैंड से 1,00,000 रुपए मांग रही है,
तो वो क्यों मांग रही है, उसकी क्या जरूरत है, ठीक है, 1 लाख रुपीज की क्या जरूरत है, तो मतलब उसकी रीजनेबल वांट्स भी देखी जाएंगी। क्या देखी जाएंगी, रीजनेबल वांट्स भी उसकी देखी जाएंगी कि उसको कितनी जरूरत है। अब कोर्ट ऐसे थोड़ी, अगर आपने कहा मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए तो कोर्ट आपको उतना ही दिलवाएगा, नहीं, उससे कम में भी दिलवा सकता है, उससे ज्यादा में भी दिलवा सकता है। ज्यादा में तो वैसे बहुत रेयर चांस है, लेकिन कम में दिलवा सकता है अगर कोर्ट चाहे तो, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अब आपको मेंटेनेंस दिलाया जा रहा है, तो कोर्ट ये चीज भी तो देखेगा कि आपके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो सबसे पहले कोर्ट आपकी ये भी देखेगा कि जो क्लेम कर रहा है, जो क्लेम कर रहा है उसके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम आ रही है, ठीक है, और उसकी खुद की अर्निंग है क्या, वो मान के चलो कि वो खुद से भी कमाती है, तो वो खुद से महीने का 25,000 रुपए कमाती है, तो कोर्ट वो भी चेक करेगा कि उसकी अर्निंग कितनी है। फिर तीसरा पॉइंट है कि वो क्या चेक करेगा, वो ये चीज चेक करेगा कि क्या इसके अलावा भी वो कहीं और से उसको पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो तीसरी चीज क्या, अदर सोर्सेज भी उसके वो क्या करेगा, चेक करेगा कोर्ट, इस फिर जाके उसे क्या दिलाया जाएगा, मेंटेनेंस दिलाया जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन आ सकता है, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को एक्सप्लेन करो, तो पहले आप लिखोगे कि जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए तो कोर्ट क्या देखेगा, इन सारे पॉइंट्स को देखेगा कि आपका रिलेशन कैसा है जिससे आप मेंटेनेंस मांग रहे हो, आपका पास्ट रिलेशन कैसा है, आपके बीच में क्या डिस्प्यूट है, राइट, वो आपको मेंटेनेंस क्यों नहीं दे रहा है। अगर आप 1 महीने का 2 लाख रुपए मांग रहे हो तो आपकी क्या रीजनेबल वांट्स है। उसके बाद वो देखेगा कि आपके पास अगर प्रॉपर्टी है, मान के चलो, पहले तो वो ये चेक करेगा आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। अगर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है तो उसकी क्या वैल्यू है, और आप उस प्रॉपर्टी से क्या इनकम ले रहे हो, दूसरी चीज आप क्या अर्निंग कर रहे हो वो भी चेक करेगा। और तीसरी चीज ये कि वो आपसे ये भी चेक करेगा कि इसके अलावा भी क्या आपके पास कोई और अदर सोर्स है क्या इनकम का, फिर जाके वो क्या देगा, आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाएगा। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 23, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। मैंने मेंटेनेंस के जितने भी सेक्शंस कराए 18, 19, 20, 21, ठीक है, और 23 इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको एक और सेक्शन लिखना है, सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 बात करते हैं कि मेंटेनेंस कितना दिया जाएगा, तो अमाउंट नो फिक्स, अमाउंट हमारी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन नंबर 25 हमारा बोलता है कि जो अमाउंट है मेंटेनेंस का वो फिक्स नहीं है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। तो मतलब सेक्शन नंबर 23 में भी यही लिखा हुआ है और 25 में भी यही सब लिखा हुआ है। तो आप एक बार क्या करना, अपना बेयर एक्ट ओपन करके एक बार उसको रीड करना स्टार्ट करना। और अगर आप लोगों को बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है तो ये दिया भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके मेरे को डीएम कर सकते हो, और आप मेरे से हैंड रिटन या टाइप्ड नोट्स, आप किसी भी सब्जेक्ट की आप मेरे से परचेज कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, तो उसका लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे के कंसेप्ट भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।